सबसे पहले मैं बताऊंगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिर मैं लिखूंगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Once again, the law was concluded on the basis of experimentation. यह जो लॉ हम दे रहे हैं यह एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पर ही कंक्लूड करा गया था एंड ही कंक्लूडेड दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर रेट। This was Graham's law of diffusion, and from this two statement one can conclude that since the rate of diffusion is directly proportional to pressure and inversely proportional to square root of molecular weight, we can say that rate of diffusion is directly proportional to P by root m. अब इधर हम एक बात और अच्छी तरह से जानते हैं, वेपर डेंसिटी इज हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। वेपर डेंसिटी इज हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, और यू कैन से मॉलिक्यूलर वेट इज 2 times वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी. So one can also write Graham's law in this manner. Rate of diffusion is directly proportional to P by under root of vapor density. This is नहीं, प्रोपोर्शनल लिख दिया ना हमने। जब हमने प्रोपोर्शनल लिख दिया तो एक सिंपल सी बात है कि इस इक्वेशन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इस इक्वेशन के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अलग अलग है। मैंने अभी कांस्टेंट वाली बात नहीं लिखी है। यू गॉट द पॉइंट? क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? हाँ। इन द सिमिलर मैनर he studied, he analyzed Graham's law for effusion. Effusion phenomena को उसने स्टडी करा और effusion phenomena से भी रिलेटेड लॉ दे दिया. He observed that the rate of effusion is directly proportional to pressure difference. Since it occurs due to pressure difference, इसलिए this rate of diffusion is also directly proportional to pressure difference. जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस होएगा, गैस जहां से डिफ्यूज हो रही है और जहां पर जा रही है, मतलब सिलेंडर के अंदर प्रेशर और सिलेंडर के बाहर प्रेशर, इन दोनों में डिफरेंस जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इफ्यूजन होगा. We used to say this rate of effusion is also inversely proportional to square root of molecular weight. हम इधर एक बात अच्छी तरह से समझ जाए, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा इसका मतलब मॉलिक्यूल उतना ही हैवी है, भारी है. And if the molecule is heavy, in that case, its degree of random motion would be low, would be small. वो आसानी से मूवमेंट नहीं कर सकेगा, और वह यदि आसानी से मूवमेंट नहीं कर सका तो उसका डिफ्यूजन और इफ्यूजन फिनोमेना भी धीमा होगा. जैसे हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल सबसे हल्का है,
सबसे हल्का होने की वजह से उसके पास डिग्री ऑफ रैंडम मोशन सबसे ज्यादा है, उसको मूव करना सबसे आसान है, तो वो आसानी से फैलेगा, वो आसानी से डिफ्यूज भी होएगा, आसानी से डिफ्यूज भी होएगा। वहीं पर यदि हम देखें मिथेन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया, मिथेन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाना मतलब वो हल्का सा भारी मॉलिक्यूल हो गया, तो वो भारी मॉलिक्यूल हो गया तो बड़ी आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, वो आसानी से डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन और भी ज्यादा भारी हो गया 32, उसका मूवमेंट और भी मुश्किल हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड चले जाए तो वो और भी डिफिकल्टी से डिफ्यूज होएगा। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन एज वेल एज रेट ऑफ इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। यह बात ग्राहम्स ने ऑब्जर्व करी थी डिफ्यूजन के लिए भी और इफ्यूजन के लिए भी। फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वन कैन ऑलवेज कंक्लूड दैट रेट ऑफ इफ्यूजन इज directly proportional to delta P by root M. And once again, vapor density is half of molecular weight, means molecular weight is directly proportional to vapor density. This Graham's law of diffusion may be written in terms of vapor density in this manner. It's proportional to delta P by root of vapor density. This is Graham's law. मैं इसी समय दो प्रॉब्लम देता हूं, इन दोनों प्रॉब्लम को अभी के अभी हम सॉल्व करेंगे और अभी के अभी इन दोनों फिनोमेना को समझेंगे। सबसे पहले मैं ऑलरेडी यह बात बता चुका हूं, अमोनिया और HCl यह दोनों गैसेस है और यह दोनों गैसेस जब भी कांटेक्ट में आती हैं, जब भी यह संपर्क में आती हैं तो इमीडिएटली यह रिएक्ट करती है और NH4Cl सॉलिड बनता है और जहां NH4Cl बनता है वहां डेंस व्हाइट क्लाउडी अपीयरेंस दिखने लगता है। डेंस व्हाइट क्लाउडी अपीयरेंस आपको दिखेगा। जैसे ही अमोनिया और HCl कांटेक्ट में आएंगी, जैसे ही वहां पर NH4Cl सॉलिड बनेगा तो वहां पर आपको एक डेंस व्हाइट क्लाउडी अपीयरेंस दिखने लगेगा और वह व्हाइट क्लाउडी अपीयरेंस दैट सजेस्ट्स कि वहां पर दो गैस के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, उनकी रिएक्शन हो रही है। हाँ हाँ जी, तो सॉलिड तो तभी बन पाएगा ना जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एक मॉलिक्यूल से तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बन नहीं सकता ना। तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक HCl का मॉलिक्यूल यदि मिला तो वहां NH4Cl का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो क्या एक NH4Cl के मॉलिक्यूल से आपको सॉलिड दिखने लगेगा? एक मॉलिक्यूल से तो सॉलिड नहीं दिखेगा ना। सॉलिड फाइनली कब बनेगा? जब वहां पर 10 to the power 22 या 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स एक साथ में दिखने लगे तो वो एक दूसरे के पास में आकर सॉलिड बनाएंगे, ठीक है ना। और जहां पर यह मॉलिक्यूल्स पास में आते रहेंगे तो इनिशियली वहां पर सबसे पहले क्या दिखेगा? एक क्लाउडी अपीयरेंस दिखने लगेगा। जैसे आसमान में वाटर वेपर्स जहां इकट्ठे होते हैं तो वहां पर आपको क्लाउड दिखने लगता है और जब ये वाटर वेपर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो एकदम से लिक्विड बनके नीचे गिर जाते हैं।
लिक्विड बन के नीचे गिरने के लिए ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का पास में आना जरूरी है, और जब वह ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं वो क्लाउडी अपीयरेंस देते हैं। क्या फिनोमेना समझ में आ रहा है? अब दिस इज अ 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब। यह 1 मीटर लंबा ग्लास ट्यूब है और ओपन ग्लास ट्यूब है, दोनों तरफ से बिल्कुल सेम तरीके से यह ओपन है। इस जगह पर अमोनिया गैस 1 एटमॉस्फेयर पर रिलीज कर दी गई और इस जगह पर 1 एटमॉस्फेयर पर ही HCl गैस रिलीज कर दी गई। अब इसी समय सोच समझकर कैलकुलेट करके बताना है, सबसे पहली बार डेंस व्हाइट क्लाउडी अपीयरेंस आपको अमोनिया से कितनी दूरी पर दिखाई देगा? सबसे पहली बार आपको डेंस व्हाइट, अल्टीमेटली तो पूरे ट्यूब में ही क्लाउडी अपीयरेंस हो जाएगा, अल्टीमेटली हर जगह पर अमोनिया और HCl कंबाइन होकर NH4Cl देने लगेंगे और हर जगह पर NH4Cl के व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको दिखने लगेंगे जो क्लाउडी अपीयरेंस देने लगेंगे। अल्टीमेटली काफी समय के बाद तो पूरे ट्यूब में दिखने लगेगा। मेरा सवाल है, सबसे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम डेंस व्हाइट क्लाउडी अपीयरेंस अमोनिया से कितनी दूरी पर दिखाई देगा? इसी समय मैंने ऑलरेडी डिफ्यूजन और इफ्यूजन वाली बात आपको बता रखी है, बात को सोचते हुए, कंसेप्ट को लगाते हुए, और यह भी बता रखा है कि अमोनिया और HCl जब कंबाइन होते हैं तो NH4Cl बनता है, उसकी वजह से वहां पर व्हाइट क्लाउडी अपीयरेंस दिखता है। मुझे बताइए कि अमोनिया से कितनी दूरी पर यह क्लाउडी अपीयरेंस दिखेगा? इसी समय सोच समझ कर कैलकुलेट करो, दिमाग लगाओ और बताओ। नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम। इनफैक्ट सबसे पहले हमको यह समझना है कि यह डिफ्यूजन है एफ्यूजन है। हम देखें, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है। यदि प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो इफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता। इधर भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, इधर भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, ओपन ट्यूब है, ओपन ट्यूब है, इसका मतलब डिफ्यूजन होना चाहिए। प्रेशर दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब डिफ्यूजन होना चाहिए। अमोनिया इधर से डिफ्यूज हो रही है, HCl इधर से डिफ्यूज हो रही है, और दोनों डिफ्यूजन के द्वारा बीच में कहीं मिल रहे हैं। तो हमें ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन लगाना है या ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगाना है? डेफिनेटली विल अप्लाई ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हम यह कंसेप्ट लगाएंगे। अब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P by M। सो रेट ऑफ अमोनिया अपॉन रेट of diffusion of ammonia upon rate of diffusion of HCl is pressure of ammonia upon pressure of HCl into under root of molecular weight of HCl upon molecular weight of ammonia. And this rate is also directly proportional to this. This rate is also directly proportional to discharge level. So this is equal to, रेट को हम डिस्टेंस लेवल से मेजर करते हैं। अमोनिया ने x डिस्टेंस ट्रेवल करी है, HCl ने 1 - x डिस्टेंस ट्रेवल करी है। इट्स distance traveled by ammonia
upon distance traveled by HCl. Rate of diffusion of ammonia is directly proportional to distance traveled by ammonia. Rate of diffusion of HCl is directly proportional to distance traveled by HCl. And this ratio must be equal to this. अब हम कहते हैं प्रेशर ऑफ अमोनिया की जगह 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर ऑफ HCl की जगह पर। अब इधर मैं एक बात बता दूं कि कई बार प्रॉब्लम्स में आपको हल्का फुल्का प्रेशर का डिफरेंस यदि दिखे तब भी आप उसको डिफ्यूजन ही मान के चलोगे। मान लीजिए इधर 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, इधर 1.1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, यह हल्का सा प्रेशर डिफरेंस है, इधर 1 एटमॉस्फेयर और इधर 1.1 एटमॉस्फेयर। तो अब इधर हम इतने हल्के से प्रेशर डिफरेंस की वजह से उसको डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, वो कहलाएगा फिर भी डिफ्यूजन ही। फर्क बस यह आ जाएगा कि इधर अमोनिया के प्रेशर की जगह 1 एटमॉस्फेयर और HCl के प्रेशर की जगह 1.1 एटमॉस्फेयर इनटू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज 36.5, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया इज 70, is equal to distance traveled by ammonia is x meters and distance traveled by HCl is 1 minus x meter. Atmosphere cancelled. This is an equation which can be easily solved for x. क्या आप इसी समय सॉल्व करके 0.6 मीटर्स, अमोनिया से 0.6 मीटर्स की दूरी पर सबसे पहली बार डेंस व्हाइट क्लाउड्स आपको दिखेंगे। मैं इसी समय एक प्रॉब्लम और देता हूं। A 2 meter long evacuated glass tube with identical pinholes on either side. 2 meter long evacuated glass tube with identical pinholes on either side. यह 2 मीटर लंबी ट्यूब है और इसके दोनों तरफ आइडेंटिकल पिन होल है। इवैक्यूएटेड है, अंदर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। इस जगह से अमोनिया गैस 1 एटमॉस्फेयर पर ग्लास ट्यूब के अंदर डाली गई और इस जगह से, इस पिन होल से HCl गैस P एटमॉस्फेयर पर इसके अंदर डाली गई। If dense white clouds appears at 60 centimeters from ammonia for the first time, dense white clouds appears at 60 centimeters from ammonia for the first time. सबसे पहली बार यदि डेंस व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनिया से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखे, then can you tell me what must be the value of this P, the pressure of HCl? मैं दोबारा प्रॉब्लम को समझा देता हूं। दिस इज अ 2 मीटर लॉन्ग
इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, 2 मीटर लंबा है और यह एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है विथ आइडेंटिकल पिन होल ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ आइडेंटिकल पिन होल है, ऑन आइदर साइड वी हैव गॉट आइडेंटिकल पिन होल. From one side ammonia gas is released at the pressure of 1 atmosphere, from another side HCl gas is released at the pressure of p atmosphere. इन दोनों गैस को जब रिलीज करा तो अमोनिया गैस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें सबसे पहली बार डेंस व्हाइट क्लाउडी अपीयरेंस दिखाई दिया. इस बार डिस्टेंस दे दी गई. अब आप मुझे बताइए, अमोनिया का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तो मैं दे रखा है, HCl किस प्रेशर पर रिलीज करी गई होगी? इसी समय सोच समझकर कैलकुलेट करके इस प्रॉब्लम को कीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज करें. ये डिफ्यूजन है या इफ्यूजन है? रिएक्शन मुझे पता है, जो होनी है मैं साफ कर देता हूं. लेट मी टेक सम स्पेस. यह डिफ्यूजन है या इफ्यूजन है? अंदर इवैक्यूएटेड है, मतलब अंदर प्रेशर 0 है, बाहर अमोनिया का 1 एटमॉस्फेयर है. तो अमोनिया ट्यूब के अंदर पिनहोल से जा रही है, और वह पिनहोल से इसलिए जा रही है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है. बाहर प्रेशर ज्यादा, अंदर प्रेशर कम. प्रेशर डिफरेंस की वजह से अमोनिया अंदर जा रही है. इधर भी HCl गैस प्रेशर डिफरेंस की वजह से बाहर से अंदर जा रही है. इट्स प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू विच द गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, हेंस इट्स इफ्यूजन. यह इफ्यूजन फिनोमेना है. पिन होल बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कह दिया, उससे भी हमें समझ में आ जाता है. इवैक्यूएटेड ट्यूब कह दिया, उससे भी हमें समझ में आ जाता है. हमने इफ्यूजन फिनोमेना कंक्लूड कर लिया, तो हम इफ्यूजन का यह कंसेप्ट लगाएंगे. और इफ्यूजन के इस कंसेप्ट में हम कहेंगे rate is directly proportional to pressure difference and inversely proportional to square root of molecular weight, and this is directly proportional to distance traveled by the gas. Basis of this, further we'll say rate of diffusion of ammonia upon the rate of diffusion of HCl. Rate of diffusion of ammonia upon rate of diffusion of HCl is equal to pressure difference of ammonia upon the pressure difference of HCl into the square root of molecular weight of HCl upon the molecular weight of ammonia is equal to distance traveled by ammonia upon distance traveled by HCl. This is the basic concept that will always apply. अब हम कहते हैं pressure difference of ammonia is 1 minus 0. गलत है आपका आंसर. प्रेशर डिफरेंस ऑफ अमोनिया इज 1 minus 0. अमोनिया का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, अंदर 0. हाँ, इट मे बी द राइट आंसर. प्रेशर डिफरेंस ऑफ HCl is P minus 0. This is the pressure difference of HCl. Under root of molecular weight of HCl is 36.5. अमोनिया का है 70. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया, अमोनिया ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है 60 सेंटीमीटर और HCl ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है 140 सेंटीमीटर. सो 60 upon 140. And from here one would write pressure is equal to 14 by 6 into under root of 36.5 by 70. What do this comes out to be? 14 by 6, 2 से ज्यादा लिखा है, it must be greater than 3. कितना आता है? 3 point. What is this pressure equal to? 3.3.
3.33 एटमॉस्फियर, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए पक्का। एंड दिस इज द phenomena of diffusion and effusion. This is Graham's law describing diffusion and effusion. And with that, this is the first milestone of gaseous state. Gaseous state chapter का यह पहला milestone है. In this first milestone, we had studied all the gas laws which were concluded experimentally, which describes us the behavior of gas. गैस के बिहेवियर को समझाने के लिए हमने यह सभी लॉ समझ लिए और इन सभी लॉ को हमने पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटली ही ऑब्टेन करा था। यह जो गैसियस स्टेट का पहला माइलस्टोन है, इस बेसिस पर हमने शीट भी आपको दे रखी है, उसको सॉल्व कर लीजिए। अब हम अगले लेक्चर से गैसियस स्टेट का दूसरा माइलस्टोन के लिए आगे बढ़ेंगे। उसमें हम गैसियस स्टेट को थियोरेटिकली पढ़ेंगे, समझेंगे। हम गैस के बिहेवियर को समझने के लिए कुछ मैथमेटिक्स और कुछ थ्योरी लिखेंगे। एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ चैलेंजिंग पार्ट ऑफ गैसियस स्टेट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के दिन इतना ही। गुड बाय, गुड डे।